यार अभी क्लास में एंड कर दो, उसके बाद कर लेंगे सारे। ये मैंने कहा था। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ऑनलाइन के यूजर्स, आवाज, स्क्रीन, कैमरा, तीनों चीजें क्लियर है? ऑनलाइन वाले हजरात, तीन चीजें, आवाज, स्क्रीन और कैमरा। वॉइस गायब है, क्लियर है? आपको ही आ रही है आवाज? आपको आ रही है? आपको आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है जी? वॉइस क्लियर है? नेट कौन सा चल रहा है? ये वाला चलो ऑडियो से। हाँ, वो तो मैं सेटिंग देखिए ये रहा। अगर उसका लगाने की कोशिश करूँ, चेक करो। लेकिन उसके लिए बहुत ऊंचा बोलेंगे तो जितना फासला है ये ना लगा लो उसका, ना। इसको सराउंडिंग साउंड्स के साथ आएगी। तभी फिर आप हमारा सेम है, तभी आपको आती है। हमारा वाला बैक के अंदर जो माइक है, हमारा वाला सेकंड जो माइक है, हाँ वो निकाल। नहीं तो ये नहीं तो हमारे पास रास्ता से लेके आया, चला गया। ये है ऑप्शन। सेम उस पे क्योंकि तो नेट नहीं आ रहा है। अभी आवाज आ रही है ऑनलाइन में? ऑनलाइन में अभी आवाज क्लियर है? आवाज नहीं, अभी आवाज क्लियर है? नहीं आ रही। मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ। जी अभी आवाज क्लियर है? आपको 10 दफा क्लियर है? बेहतरीन। आवाज, स्क्रीन, कैमरा, तीनों चीजें क्लियर।
ले जी, खूबसूरत सा टेस्ट आप लोगों ने दिया। सबसे पहले सवाल नंबर 5 किया नहीं, सवाल नंबर 5, 3 और 5 में जो है वो आपस में जंग थी कि कौन सा पहले किया जाए। तो सबसे पहले आपने 5 किया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स कौन से होते हैं? जो नोट्स पे लिखे हुए हैं। बहुत ही लॉजिकल सा जवाब हमें दिया गया। ठीक है जी, जो सबसे स्टार्ट में लिखे हुए थे जिसमें हम बात करते हैं कि कंसिडरेशन भी लॉफुल हो, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हो, कंपिटेंट हो पार्टीज, फ्री कंसेंट हो, इस तरह की जो हमने 5 बातें की। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट दोनों लॉफुल होने चाहिए। आपने वो सर्कमस्टांसेस लिस्ट डाउन करने हैं जहां पे ऑब्जेक्ट वाज नॉट लॉफुल कंसिडर किया जाए। ठीक है, कॉलम मार्क है। तो तीसरा वाला सवाल भी आपने भड़का दिया। क्या चीजें थी इसमें? वही वाले 5 पॉइंट जो लॉ ने मना कर दिया हो, या हम कहें कि अगर इजाजत मिल जाए तो काम खराब हो सकता है, फ्रॉड हो, किसी को तकलीफ पहुंच रही हो, और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी या इमोरल। जी, जैसे मर्जी लिख दे। अगेन देखिए, ये है टाइप 1 सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने कहा लिस्ट डाउन, तो बस कुछ सियाको सबाक देने की भी जरूरत नहीं है कि सवाल आपसे पूछ क्या रहा है, ये भी मत बताएं कि जी इन माय ओपिनियन देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा सीधा सीधा लिस्ट डाउन कर दे बस। फिर आपने उसका स्टार्टिंग भी नहीं देना कोई। याद है 3 तरह के सवाल। अगर ये सेकंड कैटेगरी का सवाल होता, थोड़ा सा सिनेरियो आगे रट्टा पूछते, तो हम भी थोड़ा सा 1-1.5 लाइन का इंट्रोडक्शन दे देते। अब जब सवाल ने जब 5 बातें बता दो, तो हमने बस वो 5 बातें लिख देनी है। आपको स्टार्टिंग वर्ड लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आपने सबसे पहले तो 10 नंबर अपने किए पक्के। फिर जिस सवाल को देखे अजीब अजीब सा लगे है, तो फिर आपने सोचा कि इन सब में भारी भारी लग रही है, सबसे छोटा वाला कौन सा लग रहा है। आप पहुंच गए पहले वाले पे। तो पहले वाले में उन्होंने कहा जी हर बंदा कंपिटेंट कॉन्ट्रैक्ट करने का जो एज ऑफ मेजोरिटी भी हो और जो कि साउंड माइंड भी हो। उन्हें वो सर्कमस्टांसेस बताएं कि चाहे ऊपर की दोनों शर्तें पूरी हो रही हो, फिर भी एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके, डिस्क्वालीफाइड वाला। सवाल ने आपको एग्जैक्टली किताब वाले वर्ड्स उठा के नहीं दिए। ये आई के अपने इस एरिया से वाहिद आज तक जो सवाल पूछा है पिछले कोई 2009 से अब तक, पिछली 24 अटेम्प्ट में यही सवाल था। तो हमने कहा चलो वही सवाल आपको दे दें, ताकि मैं कहूंगी 100% हमने पास पेपर्स भी प्रैक्टिस कर लिया इसके। तो अगेन सवाल ने थोड़ा चालाकी से आपसे ये पूछा था कि साउंड माइंड भी हो बंदा और माइनर भी ना हो, मेजर भी हो, क्या उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं? तो आपने बता दिया हाँ जी 4 प्रॉब्लम्स हैं, उन 4 प्रॉब्लम्स को आपने एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है जी, तो इसका मतलब है आपके रट्टे वाले सवाल पहुंच गए 16 तक, बाकी आपने छोड़ दिए नहीं। गुड। मिस्टर कच्चा खूह, ये बहुत खूबसूरत सवाल था जिसमें सारे शहर के से शुरू होते थे और एक खूबसूरत सी कंफ्यूजन, KONFUSION, कंफ्यूजन, के से कंफ्यूजन, एक बड़ी खूबसूरत सी कंफ्यूजन जो है उसमें फैलाई गई। पता लगे एक बच्चा कहे नहीं सर सी से होता है कंफ्यूजन। तो मिस्टर कच्चा खूह और मिस्टर कुकरहट्टा कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं किसकी मौजूदगी में? खानेवाल और कबीरवाला। ठीक है, तो 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैं, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। 2 गवाह हैं, खानेवाला और कबीरवाला। Mr. Kachaku was partially at doubt at the time of making the said contract about the mental condition of Mr. Kukkarhatta. कच्चा खूह को शक है कुक्करहट्टा की दिमागी सेहत के ऊपर। तो ये कुक्कर शहर है भाई, वो है। मैंने चारों शहर तकरीबन एक ही जोन के सिलेक्ट किए थे। ये खानेवाल के आसपास के सारे वो हैं। कबीरवाला से थोड़ा आगे जाए तो कच्चा खूह मिलता है, कुकरहट्टा मिलता है। कच्चा खूह कहाँ मिलता है? कच्चा खूह खानेवाल के करीब है। कच्चा खूह हाँ, खानेवाल से मुल्तान जाते हुए शायद गालबन रास्ते में आता है, या उलट है, खानेवाल से पीछे बिस्मिल्लाह होटल है जहाँ। अच्छा वो नहीं पता, ठीक है। जहाँ पे वो कलंदर किबरिया, बिस्मिल्लाह होटल वगैरह, ये खैर उसी जोन के हैं सारे। हमें एक दफा ये सारी ब्रांचेस ऑडिट के लिए मिली थी, तो वो मैं देखा जो शहर देखो के से स्टार्ट होता था। तो मैं सोचा जब भी लॉ में एक सिनेरियो बनाऊंगा ना, तो के वाले सारे शहर इकट्ठे करने होंगे, तो ये सारे इकट्ठे कर लेंगे। तो ले ये खानेवाल के आसपास के शहर है सारे। तो कुक्करहट्टा की दिमागी सेहत थोड़ा सा डाउटफुल है।
और कच्चा खूह को शक है। So keeping himself safe enough, he asked Mr. खानेवाल about the soundness of Mr. उसने खानेवाल से पूछ लिया कि कुकरहट्टा तुम्हारे ख्याल में आवाज में है या नहीं है। Mr. खानेवाल assured Mr. कच्चा खूह that nothing to be worried of. के से शुरू होने वाले सारे इतने मिलते जुलते नाम है कि बंदा सिनेरियो में बार बार पलट के पूछता है कि देखता है कि नहीं क्या किसने किसके बारे में क्या कहा। ठीक है जी, तो उसने कच्चा खूह को कहा कि तुमने कुकरहट्टा के बारे में परेशान नहीं होना, खानेवाल ने कहा। ठीक है। However, after a couple of days, Mr. Kabirwala questioned the validity of contract by alleging that Mr. Kukarhatta was not in a sound position at the time of such contract. मिस्टर कबीरवाला ने कहा नहीं जी, कुकरहट्टा उस वक्त होशो हवास में नहीं था, इल्जाम लगा दिया, एलिगेशन लगा दिया। अब मामला नाजुक हो गया, एक कंफर्म कर रहा है, एक एलिगेशन लगा रहा है, एक की जहनी सेहत पे डाउट है, लेकिन कौन सा डाउट है, ल्यूनेटिक वाला डाउट है या ड्रंकन वाला डाउट है? सवाल ने नहीं बताया, सवाल ने नहीं बताया। In the light of Contract Act 1872, please specify that who would be the person among above 4 person. ऊपर के 4 बंदों में से कौन सा वो शख्स होगा that would be carrying the burden of proof, जिसके ऊपर burden of proof होगा। इससे पहले कि आप इसका एक जवाब देते, सवाल ने आपको नंबर ज्यादा बताए और लिख दिया you may take any necessary assumption to answer the question। दो ऑपोजिट साइड पे दिमाग जा सकता है, या तो दिमागी सेहत ल्यूनेटिक वाली है या ड्रंकन और वो जो फीवर वाला बंदा है वो वाली है। क्योंकि अगर ये ल्यूनेटिक वाली है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे आएगा जो कंफर्म करता है, और अगर ड्रंकन वाली हो जो एलिगेशन लगा रहा है। तो टेक्निकली यहाँ पे हमें कहना चाहिए जी, ये इस वक्त हमें नहीं पता वो कौन सी सिचुएशन में है। दो रूल है लॉ के, जो ज्यादातर पागल रहता हो कभी कभी सही हो, और जो कभी कभी पागल रहता हो ज्यादातर सही हो। तो दोनों का रूल अलग अलग है। तो आपने ये बताना था कि अगर तो ये उस बंदे की डेफिनेशन में आता है जो ज्यादातर पागल रहे कभी कभी सही हो, यानी इसका सही होना मशकूक बात है, तो जो कंफर्म कर रहा है कि ये सही है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, यानी खानेवाल। और अगर ये ज्यादातर ठीक रहता हो कभी कभी बहकी बहकी बातें करता हो तो फिर किस पे आएगा बर्डन ऑफ प्रूफ? वो जो इल्जाम लगा रहा है कि ये इस वक्त बहका हुआ है, ये इस वक्त सही नहीं है, इस वक्त होशोवास में नहीं है, उसके ऊपर एलिगेशन आ जाएगी। तो 6 नंबर का सवाल है। तो कभी कभी सवाल के नंबर हिंट देते हैं कि वो छोटे जवाब से राजी नहीं होंगे। आपने पहले कानून बता दिया ऊपर, आपने कहा जी ये कानून है कि अगर एक बंदा ज्यादातर बहका हुआ हो या कम बहका हुआ हो तो ऐसे है, ज्यादातर ऐसे हो या ऐसे हो, वो दोनों रूल बता दिए। नीचे कहा इस सिचुएशन में यहाँ पे मिस्टर खानेवाल ने तसल्ली दी है और मिस्टर कबीरवाला ने एलिगेशन लगाई है। और फिर सोल्यूशन में देते हैं कि अगर केस 1 है वो वाला केस है तो मिस्टर खानेवाल पे बर्डन ऑफ प्रूफ है, और अगर दूसरा वाला केस है तो कबीर वाला पे। इसका जब आपको सोल्यूशन मिलेगा या बुकशॉप पे मेरे ख्याल में अवेलेबल हो गया होगा, तो उसमें आप देखेंगे तो हमने इसको 2 केस बना के इसको सॉल्व किया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इसको किस तरह से आंसर करना। तो ये एक खूबसूरत सा के वाला सवाल, के वाले शहर सारे जी। अगर मार्क्स कम हो, सवाल ने क्या कहा था, यू मे टेक एनी नेसेसरी अजम्पशन। आप नीचे नोट दे देते या स्टार्ट में नोट दे देते, इट इज एज्यूम कि मिस्टर कौन सा सेहत किसकी खराब थी, कुकरहट्टा, तो मिस्टर कुकरहट्टा इज अ ल्यूनेटिक। सवाल ने आपको ऑप्शन दे दी ना, जो मर्जी अजम्पशन लेनी है ले लो। तो आप एक ही अजम्पशन ले लेते हैं कि जी हम इस वक्त उसको ल्यूनेटिक अज्यूम कर रहे हैं, और फिर आगे ल्यूनेटिक के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं जी। जी बिल्कुल ऐसे। अब अगेन बात ये है कि हो सकता है उसे लग रहा हो कि ल्यूनेटिक है इसलिए कंफर्म कर रहा हो, जबकि असल में वो ल्यूनेटिक ना हो, कभी कभी इंटरवल आते हो। ऐसे ही है, देखें हमने कहा कि जब एक ल्यूनेटिक बंदा हो तो उसके बारे में आप कंफर्मेशन लेते हैं। अब मिस्टर कच्चा को डाउट था इसलिए उन्होंने कंफर्म कर लिया। ऐसे में खानेवाल को कहना चाहिए था भाई ये बंदा ल्यूनेटिक नहीं है, ये तो कभी कभी इस तरह की बातें करता है। उसने कंफर्म कर दिया, तो कल को अगर मामला ये हुआ तो जिसने कंफर्म किया खानेवाल उसके जिम्मे पड़ जाएगा सारा मुद्दा कि तुमने कंफर्म किया था। और क्योंकि अभी सवाल में डाउट था कि इसकी कौन सी सिचुएशन है, अगर एक सिचुएशन होती तो यहाँ दूसरी गवाही तो होती ना, क्योंकि सवाल में डाउट डाला गया था तो इसलिए मैंने दोनों तरह की चीजें बीच में ऐड कर दी कि आप जिस भी तरफ जाके उसको आंसर करते हैं। तो ये खूबसूरत सा सवाल आप लोगों के लिए क्रिएट किया था ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके सिनेरियो की।
और सिनेरियो में कभी कभी नाम आएगी, अब ना थीम चलता है कई दफा, एक पेपर देने जाएंगे तो सारे क्रिकेटर्स के नाम लिखे होंगे कि वसीम अकरम ने वकार यूनस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें जो है रमीज राजा ने जो है वो गवाही दी और फलाना। कभी कभी जनाब वो पानी का थीम चल रहा होता है, वाटरफॉल ने रिवर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ओशियन के साथ मिलके हम जो है वो ये करेंगे। तो कई दफा ना पूरे पूरे पेपर के एक थीम होता है, और वो एक थीम पे, तो हमने सवाल का थीम रखा था शहर, जनूबी पंजाब के शहर। ठीक है जी। फिर आया क्वेश्चन नंबर 4, शोएब एज 15, शोएब जिसकी उम्र 15 है, ये बताना जरूरी था ताकि आपको पता लग जाए। चीख चीख के उन्होंने बता दिया कि शोएब कौन है, माइनर। इज द सन ऑफ अ बिलियनियर बिजनेसमैन एजाज मुंसिफ। एजाज मुंसिफ साहब जो कि एक अरबपति आदमी है, ये उनका है बेटा। Last month, Shoaib drove his father's 2018 model BMW to a vintage car exhibition arranged by Volkswagen Club of Pakistan. सवाल ने अपनी तरफ से बड़ी खूबसूरत इंग्लिश इस्तेमाल की। अगर मफहूम समझ आ रहा हो तो अल्फाज की गहराई में ज्यादा उतरने की जरूरत ही नहीं है। एक बड़ी यूनिक किस्म की एक एग्जीबिशन थी जिसमें खासतौर पे ऐसी जो नादिर कारें होती हैं वो बहुत ज्यादा उनकी डीलिंग होती है। तो वो 2018 की मॉडल की BMW चला के अपने बाप को वहां पे लेके गया। बच्चा चला रहा है गाड़ी, पहले तो यही गलत है। At the exhibition, he saw a vintage Mercedes Benz and entered into a contract with the seller for purchase of the car. उसने एक बड़ी जबरदस्त सी, एक बड़ी नायाब किस्म की Mercedes Benz देखी और सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। किसने देखी? शोएब ने। बच्चे ने गाड़ी देखी और दिल मचल गया उसका। The seller knowing एजाज मुंसिफ स्टेटस, वो जानता था कि इसका अब्बा एक अरबपति आदमी है। डिलीवर द कार टू शोएब एट हिज हाउस। उसने कहा ठीक है, तुम्हारा बाप तो इतना अमीर है, जाओ खेलो गाड़ी से, मैं अब्बे से पैसे लेता रहूंगा। द सेलर रिक्वेस्टेड फॉर पेमेंट फॉर द कैश बट शोएब रिफ्यूज टू पे। गाड़ी भिजवा के कहा पैसे दो, केड़े पे है, वो तो शुगल कर रहा था, वो तो मस्ती कर रहा था, वो तो छोटा बच्चा है, शरारती था, उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। द सेलर इज नाउ रिक्वेस्टिंग फॉर फुल पेमेंट बाय एजाज मुंसिफ। सेलर अब एजाज मुंसिफ भाई से पूरे पैसे मांगना चाह रहा है। डिस्कस वेदर द सेलर वुड सक्सीड इन रिकवरिंग द पेमेंट फ्रॉम शोएब और एजाज मुंसिफ। माइनर के साथ एग्रीमेंट है, इस पे कुछ नहीं हो सकता। बस आए, लड़ाई झगड़ा करके अपनी गाड़ी वापस ले जाए, पैसे से कोई नहीं मिल रहे। अब गाड़ी वापस क्यों मिलेगी, इसका हम आगे जाके एक और रूल देखेंगे। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। किसी की कोई चीज किसी के पास आई भी हो तो उसकी रिकवरी हो जाए। हाँ, अब अगर तोड़ दे तो वो फिर मतलब उसको एक दो चपेड़े मार के जो है वो अपना, भाई कानूनी तौर पे तो कुछ नहीं कर सकता, तो मतलब कम से कम उसको टेंशन तो दे सकता है। तो हुआ ये कि वो जो छोटा बच्चा है उसने लीगल सहारा लिया और उसने एक गाड़ी खरीद ली। अब सवाल ये कि क्या अब्बा के साथ मिलके खरीदी? अब्बा साथ था, तो अब्बा किसी और गाड़ी को हो सकता देख रहा हो। अगर तो अब्बा ने ये शो किया होता, अगर कहा होता भाई मैं और मेरे बच्चे हम मिलके गाड़ी ले रहे हैं, अगर मेजर माइनर के साथ इन्वॉल्व हो जाता तो फिर मेजर फंसता। लेकिन इस सवाल ने हमें ऐसा कोई हिंट नहीं दिया कि उसने अब्बा जी के साथ जाके ही खरीदी और अब्बा जी उस वक्त मौजूद थे और उस पर मुस्कुरा भी रहे थे। हाँ, अब अगेन वही बात है कि यहां से बहुत सारे राहें निकलती हैं हमारे लिए। तो बेहतर है कि बजाय इसके कि हम 15,000 अजम्पशंस लें, हम कहें इट इज एज्यूम्ड कि मिस्टर एजाज मुंसिफ को नहीं पता कि क्या डील हुई है। इट इज एज्यूम कि मिस्टर एजाज मुंसिफ और बच्चे ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, बच्चे ने जाती कैपेसिटी में अलग से किया। क्योंकि अगर बाप बेटा दोनों इकट्ठे गए होते और मिलकर डील हुई होती तो चूंकि एक बच्चा और एक बड़ा साथ है तो फिर लायबल कौन होता? बड़ा। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से बनता है। इसका भी आप सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें रीजनिंग से थोड़ा सा आइडिया होगा। इसको थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे आंसर किया। तो चूंकि पहला पहला टेस्ट आसान रखना था इससे पीछे, तो इस वाले टेस्ट में हमने कहा जरा कुछ दो सिनेरियो, तो फिर हमारे पास नंबर खत्म हो गए जी। टेस्ट वापस चेक होके कब मिलेगा? टेस्ट अगले टेस्ट से पहले पहले। पिछले वाला नहीं मिला? एक मिनट, ये टेस्ट 2 है शायद, वो टेस्ट 1 पूछ रहे होंगे ना। चेक होके टी रूम में पड़ा हुआ है। फ्राइडे को इन्होंने मुझे अनाउंस करने का भी कहा था, लेकिन आपको पता है कि एंड पे नीचे वाले बच्चों तक भागते हुए जाना होता है, तो उसको वो अनाउंसमेंट मिस हो गई थी।
ठीक है, तो नीचे टेस्ट ये रूम में पड़े हुए हैं, जिसने जाके लेने हैं चेक हुए हुए हैं। हमारा रूल है अगले टेस्ट से पहले चाहे 3 मिनट पहले। ऑनलाइन वालों के साथ कुछ सानिया पेश आया, अभी मिली है। ठीक है जी, ऑनलाइन वाले हजरात, हमें कैंपस की तरफ से आज आप लोगों के टेस्ट देखने की एक्सेस मिली है, क्योंकि ऑनलाइन वालों के हम, बल्कि ऑनलाइन वालों के हम जो है वो टेस्ट अभी तक एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो अब आज हमारी टीम को एक्सेस मिली है, तो अब आप ऑनलाइन वालों के भी सवाल चेक हो जाएंगे, फिजिकल वालों के चेक हो चुके हुए। ठीक हो गया, डिस्कशन तमाम, चलें आगे। पिछली सारी बातें क्लियर हैं, मैं एक छोटा सा रिकैप दे दूंगा, उस दौरान अगर आपका कोई हल्का फुल्का सवाल हुआ पूछ लीजिएगा, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जी, आपने गालबन 5 MCQs हैं, इसके तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल वो होते हैं, या सुनना चाहते हैं तो सुन लें। वैसे मतलब सुन के भी इसका तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वो थोड़ी है लंबी चौड़ी रीजनिंग या फलाना कानून इन्वॉल्व था, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलें देख लेते हैं, लगे आता हूं। मिस्टर ए लाख रुपए के एवज मिस्टर बी से एग्री किया कि वो पब्लिश करेंगे डिफेमेटरी मटेरियल अगेंस्ट मिस्टर तलाल। मिस्टर तलाल को जलील करने के लिए, मिस्टर तलाल को डिफेम करने के लिए, मिस्टर तलाल को रुस्वा करने के लिए ये एक मटेरियल पब्लिश करेंगे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से वादा किया तुम मुझे लाख रुपए दो, फिर देखना मैं करता क्या। मेरे ध्यान में एक जुमला आ रहा था, फिर मैं रुक गया। नहीं, मामला खतरनाक है। इड्डा तो एम्बेसडर, आधे लोगों को जुमला समझ आएगा। तो उन्होंने पैसे लेके ही एग्री किया कि वो किसी को जलील करेंगे, किसी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे। ठीक है जी, तो ये जुमला अब आधे लोगों को समझ आएगा, तो जिनको समझ आएगा वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। अ फेमस लॉयर इन ऑर्डर टू डैमेज हिज गुडविल एंड रेपुटेशन, एक बहुत ही शरीफ आदमी की रेपुटेशन खराब करने के लिए किसी ने किसी से बात की कि तुमने ये वाला काम करना है। ठीक है, और वो बंदा मान भी गया। दिस एग्रीमेंट इज वॉइड, ये वॉइड है, ये सही नहीं है। क्यों? फ्रॉड है इसमें? नहीं। इमोरल एंड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, जरा आगे देखते हैं। इट इन्वॉल्व एन इंजरी टू अ पर्सन, इसमें तकलीफ पहुंचाई जा रही है। अब अगेन बी और सी दोनों बेहतर ऑप्शन है, लेकिन सी थोड़ा ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि आप किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो तकलीफ पहुंचाना भी, और अगर ये तकलीफ वाली ऑप्शन ना होती तो फिर मैं लाजमी जाता इमोरल अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी की। मुनासिब नहीं है कि इस तरह का मामला किया जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में उसकी लिस्ट नहीं है मॉरल अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, लेकिन इंजरी टू अ पर्सन तो एग्जैक्टली हमारे एक लिस्ट में शामिल था। तो इंजरी ज्यादा अच्छा जवाब है, लेकिन इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी भी अगर किसी ने जज्बात में लिख दिया तो वो इतना गलत नहीं है। अगर तीसरी ऑप्शन ना होती तो ठीक है, दूसरी ऑप्शन वैलिड थी, लेकिन तीसरी ऑप्शन की मौजूदगी में इतना एक्सप्रेस लिखा हुआ था तो असूलन तीसरा सिलेक्ट होना चाहिए। एन एग्रीमेंट बाय एन इडियट, वर्डेबल है, वर्ड अब इनिशियो शुरू से ही गलत है। इडियट वो था स्पेसिफिक पर्सन जो बिल्कुल ही पागल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये नहीं कहा करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। ऑल एग्रीमेंट आर अनलॉफुल इफ कोर्ट कंसिडर इट एज इमोरल। जुमला तो ठीक ठीक सही लग रहा है, उन्होंने क्या कहा है, गलत जुमला बताएं। ऑल एग्रीमेंट आर अनलॉफुल इफ कोर्ट कंसिडर इट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये भी ठीक लग रहा है। आइदर ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, फंस गए, बहुत बुरी तरह से फंस गए। जी, ये सारे ठीक नहीं लग रहे। सी, आइदर ऑफ दीज का क्या मतलब होता है, या वो ठीक है या वो ठीक है, जबकि हमारी नजर में दोनों ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है, तीसरा को मुनासिब नहीं है। एमसीक्यू मजे कहते हैं ना, परेशान कर रहा है। ऐसा एमसीक्यू जो तकलीफ दे, इट इन्वॉल्व इन इंजरी टू अ पर्सन। तो आईकेप ऐसी ही हरकतें ज्यादातर करता है जिसमें आपको वो आपके जज्बात का ख्याल नहीं रखता।
आप लोगों ने तो बीसी में भी इस तरह के एमसीक्यूज देखे होंगे, वो भी तो ऐसे नहीं होते थे, सारे ठीक लग रहे होते थे। चले जल्दी से आगे देखते हैं। कम जी, सी कुछ कुछ बेहतर लग रहा है। अगर जुमले में कोई और एरर नहीं है, कोई पता नहीं हमसे टाइप करते हुए एरर हो गया हो सकता है यहाँ लिखा होता है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, फिर बोथ ऑफ दीज बन जाता। नहीं, हो सकता है इनकरेक्ट ही हो। एक काम करते हैं, अगर तो डी सही जवाब है तो इसका मतलब है सवाल में इनकरेक्ट नहीं करेक्ट आना था, और अगर सी सही जवाब है, और अगर ए बी में से हुआ फिर ग्रेस मार्क, फिर सवाल ये अजीब सा था। एक काम करते हैं, एक काम तीसरा है ना, ये मेरे पास सॉल्यूशन भी पड़ा हुआ है साथ में। ओए दिल थाम के देखते हैं, पता लगे पिछले भी सारे गलत हो जाए। 3 का डी, इसका मतलब है कि वो ये हमारी तरफ से सवाल में गड़बड़ थी। इसमें फिर भजन, इसमें हमें ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे। 3 आप नोट कर ले, 3 में सारे बच्चों को आधा आधा नंबर दे देते हैं। ग्रेस मार्क्स तो ऐसे ही होते हैं ना, एफएससी वाले थोड़ी करते हैं कि 11-11 करते हैं सबके। ठीक है, हाँ ये सही है। नहीं लेकिन जिसका डी लगा होगा उसने तो एग्जैक्टली सबसे गलत आंसर दिया था गिवन तो उसने ये सोचा होगा कि सवाल ही इनकरेक्ट है। ठीक है जी, असल में कई दफा सवाल को ड्राफ्ट करते हुए छोटे सा टाइपो एरर हो जाता है, लेकिन इसका एज बच्चों को मिलना चाहिए। 3 में चलें जी, सबको नंबर देते हैं, तो आपने याद रखना है सवाल नंबर 3 नहीं, एमसीक्यू नंबर 3। सर सी और डी किया होगा तो ए बी किया होगा तो वो तो वैसे ही लॉजिकली गलत है। ये भी बड़ी मुनासिब सी दरमियानी सी बात है। नहीं सबको नंबर मिलना चाहिए। देखिए हमारी तरफ से अगर गलती है तो सबको नंबर मिलना चाहिए। Competence to contact mean age of parties, soundness of mind, both age and soundness, in intelligence of the parties, both age and soundness। ठीक है, तीसरा ऑप्शन था ही नहीं यहाँ पे, वो वाला नॉट डिस्क्वालिफाइड वाला। Every person is competent to contract if he is major, he is of sound mind, he has not been disqualified to contract, all of us। यशी लग जाती है एमसीक्यू से, आगे अपने खामखा इसको वो कर दिया, क्या कहते हैं, हाँ 15 नंबर कर दिया। अच्छा भला 30-70 होता मजा आ जाता, पता है ना ये बात। अब 15 नंबर के एमसीक्यूज है आपके एग्जाम में और 85 मार्क्स की थ्योरी। कहानी को आगे बढ़ाएं। एक बड़ा क्विक सा रिकैप, आपके सवाल और फिर कहानी को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। शायद मैंने किसी टाइम पे 10 वर्किंग डेज का जिक्र किया हो। किस दिन किया था? जब 4 छुट्टियां शुरू होने लगी थी। टेस्ट को चले वर्किंग डे काउंट कर लेते हैं, तो एक वर्किंग डे गुजर चुका है, अब सिर्फ 9 वर्किंग डेज रह गए। सैटरडे संडे वर्किंग डे में नहीं काउंट होता। टेस्ट डे को चले कहते हैं तो काउंट कर लेते हैं, वैसे तो उसे भी नहीं काउंट करना चाहिए। असल में अभी फाइनलाइज ही उन्होंने अभी की, और ये इतनी तेजी से नहीं होते क्योंकि एमसीक्यूज को बहुत टाइम लग रहा है। वो सारी उनकी तरतीब बदल गई, क्योंकि एमसीक्यू में ना हर एमसीक्यू को बड़े डिटेल से देखना है। पहले कुछ लाइनें किताब में होती थी, अब नहीं है। पहले कुछ नहीं होती थी, अब है। तो इसलिए एक रिव्यू, तो इसलिए मैंने अपने ऊपर जो डेडलाइन रखी है वो 10 वर्किंग डेज की है, जिनमें से एक वर्किंग डे गुजर चुका है। आप लोगों को तो हैंडआउट साथ साथ मिल जाया करेंगे, आपको क्या परेशानी। लेकिन जब किताब होगी तो उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, उसमें क्वेश्चंस भी, पास पेपर्स के भी। लास्ट टाइम भी मैंने आपको पास पेपर्स में हैंडआउट दिया था, तो कोशिश ये होगी कि आपको नुकसान ना हो, लेकिन मीनवाइल मैं उस पर क्वालिटी टाइम देके उसको किताब फॉर्म में जल्दी से जल्दी ले आऊं इंशाल्लाह। बस आपने दुआ करनी है, अल्लाह वक्त में बरकत डालता है। हम कहाँ तक पहुंचे थे?
वो 5 पॉइंट कहाँ गए, स्लाइड ही गवाच गई। ले जी, लास्ट डे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की डिस्कशन की थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन कब ठीक नहीं होगी, तो हमने 5 बातों में उसका जिक्र किया था। हमने कहा था अगर उसमें कुछ ऐसा हुआ जो मना किया गया, फॉरबिडन बाय लॉ। नंबर 2 हमने कहा था कुछ ऐसा हो जो कि अगर इजाजत मिल जाए तो कानून खराब हो सकता है उससे, याद है। फिर हमने कहा था फ्रॉडलेंट नहीं होना चाहिए। फिर हमने कहा था इंजरी नहीं होनी चाहिए उसमें किसी के लिए। और 5वीं चीज क्या थी, अगर उसको इमोरल या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कह दिया अदालत ने तो फिर हम कहेंगे कि वो चीज ठीक नहीं है। फिर पार्शली अनलॉफुल की बात भी हुई थी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का कुछ हिस्सा या कुछ हिस्से में से एक हिस्सा अगर अनलॉफुल है तो उससे वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे ऐसी कोई बात हुई नहीं कभी। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा भी हिस्सा अनलॉफुल हो तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो जाएगा। लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को हम 2-3 हिस्सों में प्रॉपर तोड़ सकते हो और उनमें से एक हिस्सा खराब हो और बाकी सही हो, तो सही वाला एग्जीक्यूट हो सकता है, खराब वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो खराब और सही की मिक्सिंग इंपॉर्टेंट है। यानी ए ने बी से कहा कि पहला कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तुम्हें मैं 1 लाख रुपए देता हूं और तुमसे मैं फर्ज करे 1000 किलो ऑरेंजेस ले लेता हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद एक काम करेंगे, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा और तुमने मुझे चर्च सप्लाई कर। अब ये दो अलग अलग, एक कॉन्ट्रैक्ट के 2 फेजेस है। हाँ भाई, सबसे पहले ये काम करेंगे फिर ये काम करेंगे। तो अगर पहला वाला फेज ठीक है और दूसरा वाला गलत है तो सही वाला चल पड़ेगा और गलत वाला नहीं चल पड़ेगा। इधर हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर ए बी से कहे कि मैं तुम्हें 6 लाख रुपए दूंगा, तुमने मुझे 100 केजी ऑरेंजेस चर्च भरे हुए सप्लाई कर। अब इसमें ज्यादा हिस्सा लॉफुल है ऑरेंजेस और थोड़ी थोड़ी सी बीच में चर्च भी है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट हम कहेंगे वो वाली बुर्की जिसमें चर्च है वो गलत है। ठीक, अब ये सेग्रीगेट नहीं हो सकते ना, ये ऐसे गलत मलत हो चुके हैं, ऐसे मिक्स हो चुके हैं कि अब हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट फारिग हो जाएगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की एक कंसिडरेशन या एक ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन में से कोई कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट का छोटे से छोटा हिस्सा भी अगर इलीगल हो गया तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट फारिग है। शर्त यह है कि कॉन्ट्रैक्ट सेग्रीगेट ना हो सकता हो। लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को हम कुछ फेजेस में तोड़ सकते हो तो जो फेज ठीक है वो एप्लीकेबल और जो फेज ठीक नहीं है वो एप्लीकेबल नहीं। ये कुछ आखिरी दिन हम लोगों ने बातें की थी। जरा सामने से मुझे लास्ट डे के ऊपर कोई सवाल है तो पूछ ले, फिर मैं ऑनलाइन वालों से पूछता हूँ, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जी, कोई सवाल? वाह, बच्चों पे खूबसूरत खामोशी पाई जाती है। ऑनलाइन वाले हजरात, तो ऑनलाइन वालों को कैसे मिलेगी किताब? ऑनलाइन नहीं, इन लोगों को मेरे ख्याल में घर भिजवाई जाती है कॉलेज की तरफ से। कॉलेज की तरफ से आप लोगों को घर भिजवाई जाएगी, अपना एड्रेस सही बताना है। जी, अगर वो टाइम है जितना आपने ऑरेंज की बात की, अगर करें वैसे ऑफिशियली वो ऑरेंज का करते हैं लेकिन बैकडोर से उनकी की बात नहीं। अगर नियत गलत है, याद है, अगर नियत में पीछे से फ्रॉड है तो भी गलत है। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है नशे की सप्लाई करना। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए हमने कहा था कंसिडरेशन है वो मुआवजा जो सामने नजर आता है और ऑब्जेक्ट क्या है, वो जो मकसद है, जो नियत है उसके पीछे। तो अगर नियत भी गलत है तो भी गलत है, और अगर सामने से नजर भी गलत आ रहा है तो भी गलत है। तो ऑब्जेक्ट गलत हो या कंसिडरेशन गलत हो, याद है हमने शुरू में कहा था ये 2 अल्फाज पे बहस है। तो ऑब्जेक्ट है, मकसद क्या है, कंसिडरेशन है सामने मुआवजा क्या है, क्या चीज मिल रही है, एक को ऑरेंजेस मिल रहे हैं, एक को पैसे मिल रहे हैं। और आज हमने सारी डिस्कशन ही कंसिडरेशन के ऊपर करनी है इंशाल्लाह। ऑनलाइन में कोई सवाल नहीं है, मुझे बड़ा फख्र है। सर लॉफुल ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन नोट्स में नहीं है, ना करें, मेरे ख्याल में आखिरी सफे पे। जी, लास्ट पेज पे आप जाके देखें, पास पेपर से इमीडिएट पहले, तो आपको नजर आएगी। सर थर्ड पॉइंट में जो इंजरी लिखा है ये फिजिकल है या किसी की फीलिंग हर्ट होना भी? जी, ये इंजरी किसी भी किस्म की है, ये फिजिकल भी है, जैसे भी हमने वो देखा कि एक शरीफ आदमी की जो है वो उस पे क्या कहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट के खिलाफ बात हो रही थी, उसको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा था, उसको तकलीफ देने की कोशिश हो रही थी। तो अगेन ये फिजिकल मेंटल दोनों किस्म की इंजरी है। डन, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन गायब हो जाएगी।
नहीं जी, लिखी लिखाई शीट। कंसिडरेशन का क्या मतलब है? मुआवजा, बदला, वो वजह जिसके लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए एंटर हो रहा है कि उसको 100 रुपए मिल रहे हैं। बी कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर हो रहा है? उसको 1 kg ऑरेंजेस मिल रहे हैं। तो ए के नजदीक इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की वजह या उसका मुआवजा या उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बदला वो क्या है? 100 रुपए। और बी कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर हो रहा है? उसे क्या चाहिए? उसको ऑरेंजेस चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम इसके कई अल्फाज वो कर सकते हैं। इसको मुआवजा कह सकते हैं, बदला कह सकते हैं, रिटर्न कह सकते हैं, वजह कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं, मकसद कह सकते हैं, हासिल मुआयदा कह सकते हैं। जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल कर लें, कहानी समझ आ रही है? कहानी ये है कि कंसिडरेशन का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में आपने कॉलेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉलेज को आपने पैसे दिए, कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट किया, क्यों किया? आप क्यों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए? आपको पढ़ना था, आपको सर्विसेज चाहिए थी, आपको था कि हमें एक टीचर पढ़ाए ये सब्जेक्ट। तो आपके लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की कंसिडरेशन है वो टीचिंग सर्विसेज जो स्कैन्स कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। स्कैन्स आपको क्यों पढ़ा रहा है? उनको इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या मिल रहा है? उनको क्या बदला मिल रहा है? उनको पैसे मिल रहे हैं। वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको बदले में आपसे पैसे मिल रहे हैं। तो जो आपकी तरफ से पैसे हैं स्कैन्स के लिए वो कंसिडरेशन है, और आपको जो सर्विसेज मिल रही हैं वो आपके लिए कंसिडरेशन है। इसका मतलब है दो बंदे हैं तो दो कंसिडरेशन है। तो एक बंदे के लिए कंसिडरेशन ये हो सकती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए एंटर हो रहा है कि उसे दूसरे बंदे से क्या चीज चाहिए, वो कंसिडरेशन है। भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी, इस वक्त ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है तालीम, तालीम का फरोग। एक बड़ा नेक सा पाकीज़ा सब्जेक्ट है तालीम का हसूल या आईकेप के इम्तिहान के लिए पढ़ाई। उसमें कॉलेज दे रहा है एजुकेशनल सर्विस और बच्चे दे रहे हैं कैश। तो बच्चों का कैश कॉलेज के लिए कंसिडरेशन बन गया और कॉलेज की सर्विसेज बच्चे के लिए कंसिडरेशन। कहानी समझ आती है? ये कहानी समझ आती है, हमें वर्ड कंसिडरेशन समझ आता है। कंसिडरेशन की एक बड़ी तकलीफदेह सी डेफिनेशन है जिस डेफिनेशन को भी हम नहीं पढ़ रहे। हम जरा इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लें, फिर वापस इस पे आएंगे तो हमें ये वाली बात समझ आ जाएगी। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या कंसिडरेशन में हो तो अच्छी बात है, मतलब हम कैसे कहेंगे कि हाँ भाई ये कंसिडरेशन सही है या नहीं? डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की ख्वाहिश पे किया गया हो। देखें, आप कॉलेज से क्लास पढ़ने आए इसलिए कि आप कॉलेज को पैसे दें और आपको कॉलेज से क्लासेस मिल जाएं, यही चाहिए था आपको। कॉलेज वालों ने कहा जी हम अच्छे लोग हैं, हम आपको किताब भी फ्री दे देंगे। ये तो आपकी डिजायर नहीं थी, आपने इस ख्वाहिश पे तो नहीं एग्रीमेंट किया था। तो किताब आपको मिल जाना इनकी तरफ से एक फेवर कंसिडर होगी, ना कि कंसिडरेशन कि आपके हमने पैसे दिए थे इसलिए हमें किताब मिली। हाँ, अगर आपने पैसे देते हुए इस चीज का इजहार किया होता है जी मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे दो चीजें आपसे चाहिए, एक आपके एजुकेशनल सर्विसेज, एक दूसरा आपका जो टीचर हमें पढ़ा रहा है उसकी किताब या हैंडआउट्स हमें चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कंसिडरेशन वो होती है जो डिजायर पे दी जाए। ए ने बी से अगर कहा कि मैं तुम्हें ऑरेंजेस दूंगा अगर तुम मुझे 100 रुपए दोगे, तो इसने डिजायर की है 100 रुपए की, इसने जिस चीज का इजहार किया है मुझे आपसे क्या चाहिए? 100 रुपीज। तो कंसिडरेशन हमेशा मुतालबर पर होगी। कंसिडरेशन का मतलब ये है कि एक पार्टी ने दूसरे से बकायदा इस ख्वाहिश का इजहार किया हो कि मुझे आपसे ये चीज चाहिए। किसी की डिजायर के बगैर अगर हम कुछ प्रोवाइड करें तो वो कंसिडरेशन नहीं है। याद है एक बंदे ने अपने सामने बैठे 3 लोगों को कहा तुम 3 में से जो मुझे बटवा ढूंढ के लाके देगा मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इसका वो पुराना दोस्त कहीं से बटवा ढूंढ के लाके इसे दे दे, यार तुम्हारा बटवा मेरे घर पड़ा हुआ था ये लो। तो क्या इसकी डिजायर पे उसने वो काम किया? तो अब इसके लिए उसका बटवा लाके देना कंसिडरेशन काउंट नहीं। इसका मतलब है कि डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो प्रॉमिस करने वाला है, जो एक बंदा प्रॉमिस कर रहा है भाई मैं आपको 1 किलो ऑरेंजेस दूंगा अगर आप मुझे 100 रुपए दे दें। अब ये डिजायर है, आपने आगे कॉलेज से कहा जी मैं आपको पैसे दूंगा अगर आप मुझे आबदी साहब की क्लास में एडमिशन दे दें। तो
वो जो एडमिशन मिला वो डिजायर पे मिला। अब अगर उस एडमिशन के अलावा आपको अलग से कॉलेज फेवर में एक किताब भी दे दे या कोई और एडिशनल एक्टिविटी आपको कर दे, तो वो उसको आप कंसिडरेशन काउंट नहीं करेंगे। कंसिडरेशन वो है जो डिजायर पे हो। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई। मूव टू और फ्रॉम, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, ये जुमला थोड़ा पेचीदा, मैंने नोट्स में थोड़ा आसान जुमला इसके लिए इस्तेमाल किया है। जो रिटन कंसिडरेशन है ना, वो कहीं से भी आ सकती है और कहीं को भी जा सकती है। ये नोट्स में किधर है? नोट्स साथ साथ ना पढ़े, मैं एंड पे बता दूंगा हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो फिर आप जब घर जाके पढ़ेंगे तो फिर अगले दिन आप परेशान होंगे। इस वक्त आप ढूंढते रहेंगे मैं कहां से पढ़ा रहा हूं। मैं तो अपने तरतीब में एक सीक्वेंस में पढ़ा के और फिर उसके बाद एंड पे बता देता हूँ, लो जी हमने ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया। नोट्स में एक लिस्ट नजर आ रही है आपको चीजों की, कंसिडरेशन की डेफिनेशन के नीचे। उस लिस्ट में इस तरह की बहकी बहकी बातें हैं, कुछ के अल्फाज थोड़े से फर्क है जी। मूव टू और फ्रॉम, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। एक काम करते हैं, ये हैं आप स्टूडेंट, ये है कॉलेज कैंपस और ये है शरीफा। लें जी, तीनों पार्टीज आ गई। शरीफ आदमी कौन हुआ फिर? बड़ा वाज़ेह, कैंस का शरीफ आदमी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। तुम जितना भी पढ़ा लो, हम तुम्हें थोड़े से पैसे देंगे। बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा मनी फेस किस्म का एग्रीमेंट कि तुम 100 बच्चे पढ़ाओ या 200 पढ़ाओ या 500 पढ़ाओ या 1000 पढ़ाओ या 1500 पढ़ाओ, हम तुम्हें उतनी पैसे देंगे जितना हमने तुमसे वादा किया। शरीफ आदमी, और क्योंकि वो शरीफ आदमी है वो मान गया। फिर कितने? चंद रुपए। स्कैंस और स्टूडेंट्स के दरमियान भी कोई एग्रीमेंट है, वो क्या? स्टूडेंट्स ने पैसे देने हैं स्कैंस को और स्कैंस ने बच्चों को एजुकेशनल सर्विसेज देनी है। स्कैंस ने पैसे देने हैं शरीफ आदमी को और शरीफ आदमी ने स्कैंस को एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। बट असल में क्या हो रहा है? शरीफ आदमी स्टूडेंट्स को एजुकेशनल सर्विस दे रहा है। ये दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक है स्कैंस और स्टूडेंट के दरमियान। आपने कॉलेज की पर्ची भरी, कॉलेज का नाम लिखा हुआ था, कॉलेज को पैसे दिए, कॉलेज से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आपने कॉलेज से कहा आप हमें पढ़ाओ। मेरा कॉलेज के साथ एग्रीमेंट, कॉलेज के एम्प्लॉयमेंट पे, कॉलेज ने मुझे कहा आप हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मेरा आपसे कोई डायरेक्ट एग्रीमेंट नहीं, लेकिन इन दो लोगों के प्रॉमिस में ये तो अपनी कंसिडरेशन खुद से दे रहा है, लेकिन इसको जो कंसिडरेशन मिल रही है वो कहीं और से मिल रही है, एक थर्ड पर्सन दे रहा है। स्टूडेंट ने पैसे दिए कॉलेज को, जबकि उसको कॉलेज ने नहीं शरीफ आदमी ने पढ़ाया। कॉलेज ने पैसे दिए शरीफ आदमी को, शरीफ आदमी ने कहा हाँ जी मैं आपको पढ़ाऊं, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं, बच्चों को पढ़ा दो। इसका मतलब है कि इन दो के कॉन्ट्रैक्ट में, स्कैंस और शरीफ आदमी के कॉन्ट्रैक्ट में, एक पार्टी दूसरे को कंसिडरेशन दे रही है लेकिन दूसरी पलट के उसको कंसिडरेशन नहीं दे रही, दूसरी किसी तीसरे को कंसिडरेशन दे रही है। और इन दो के अरेंजमेंट में एक पार्टी दूसरे को कंसिडरेशन दे रही है लेकिन दूसरी पलट के वापस नहीं दे रही कंसिडरेशन, एक तीसरा बंदा कंसिडरेशन वापस दे रहा है। अब जुमला समझ आएगा। कंसिडरेशन कैन मूव टू और फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। In return, consideration may be from promisee himself or by any other person, even कोई stranger भी हो। आपके उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं तो स्ट्रेंजर था, आपने तो कॉलेज से एग्रीमेंट किया था, मेरे कॉलेज से एग्रीमेंट में आप लोग स्ट्रेंजर थे। तो ऐसा हो सकता है कि कंसिडरेशन, इसको मैं उर्दू में कहता हूँ कंसिडरेशन कहीं से भी आ सकती है और कहीं को भी जा सकती है। जरूरी नहीं कि वो जो दो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो ही आपस में एक दूसरे को कंसिडरेशन दें, उनमें से हो सकता है एक तो खुद दे रहा हो कंसिडरेशन लेकिन दूसरा किसी तीसरे के थ्रू कंसिडरेशन दिलवा रहा हो। तो कंसिडरेशन किसी तीसरे की तरफ से आ भी सकती है और कंसिडरेशन किसी तीसरे को जा भी सकती है। कॉलेज आपको कंसिडरेशन दे रहा है बजरिया मेरे, आप कॉलेज से कंसिडरेशन ले रहे हैं बजरिया मेरे।
तो मेरा आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं है, आपका कॉलेज के साथ है, मेरा कॉलेज के साथ एग्रीमेंट है, उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में हम आपस में स्ट्रेंजर है। लेकिन कंसिडरेशन का क्या रूल है, कहीं से भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। ये बात समझ आई? तो हो सकता है ए बी को पैसे दे और कहे सी को माल दे देना, पॉसिबल है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि किसी भी सिनेरियो में ये नहीं कह देना कि चूंकि कंसिडरेशन इस पार्टी को वापस नहीं मिल रही तो गलत है, कंसिडरेशन इसको नहीं इसके कहने पे किसी और को मिल रही है वो भी ओके चलेगा। क्या ये बात समझ आई? जी बिल्कुल। अब अगर माल में कुछ गलत है और एक स्ट्रेंजर को माल सप्लाई हो रहा है तो वो स्ट्रेंजर इन पे केस भी कर सकता है। हालांकि स्ट्रेंजर का रूल होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी इसके बीच में नहीं आ सकता, लेकिन स्ट्रेंजर के साथ अगर नाइंसाफी हो, जुल्म हो, मैं इतना मुश्किल टच बना दूं कि सॉल्व ही ना हो, वो फिर तो वो हो गया ना, इंजरी आ गई। तो इंजरी आ गई तो आप कहेंगे ये तो अनलॉफुल हो गया काम। तकरीबन अगर आप सारे रूल्स को सही से जानते हो तो ऐसे ही है। स्ट्रेंजर अपने बेनिफिट्स के लिए केस कर सकता है। अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक स्ट्रेंजर को कोई बेनिफिट मिल रहा है कहीं से और वो बेनिफिट्स में उसको सही से ना बेनिफिट डिलीवर हो या उसको तकलीफ पहुंचे तो वो केस कर सकता है। तो आप लोग केस कर सकते हैं, लेकिन पूरा केस तैयार करके केस करना है। ये चीज क्लियर नहीं? Then consideration may be past, present और future. पास्ट भी हो सकती है। अच्छा, किसी को याद है प्रॉमिस की डेफिनेशन या प्रपोजल की डेफिनेशन? जब एक बंदा दूसरे के कहने पे कुछ करता है, बस कुछ करता है या नहीं करता। एक्ट भी हो सकता है, एब्सटिनेंस भी हो सकती है, कुछ करना और कुछ ना करना। तो कंसिडरेशन भी हो सकती है, कुछ करो या ना करो। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी। किरियाने वाले के पास गए, आपने कहा ये लें जी पता नहीं चीनी का तो जब रेट बोलो कम होता है, कितना इस वक्त चीनी कितने की चल रही है? मैं कहने लगा था कि ये लो पकड़ो 50 रुपए, फिर मुझे याद आया कि नहीं हम तो मतलब ईमानदार दौर में, तो 110 रुपए पकड़ो और मुझे 1 किलो चीनी दे दो। आपने इस हाथ से 110 रुपए पकड़ा, इस हाथ से 1 किलो चीनी ली, ये प्रेजेंट कंसिडरेशन है। आपने अभी कंसिडरेशन दी और आपको भी अभी कंसिडरेशन मिल रही है। बट कॉलेज के केस में आपने डे 1 में पैसे जमा करा दिए और क्लासें आपको मिलती रहेंगी अगले 3-4 महीने, आपने इन्हें पैसे दे दिए, आपकी कंसिडरेशन आपको फ्यूचर में मिलेगी। चलो कॉलेज की बात करते हैं। कॉलेज जिस वक्त जनवरी में क्लासें पढ़ा रहा होगा आपको, क्या उस वक्त आपसे कंसिडरेशन मिल रही होगी? उस वक्त नहीं, आपसे तो कंसिडरेशन मिल चुकी थी। इसका मतलब है कि कंसिडरेशन प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर। एक के लिए पास्ट होगी तो शायद दूसरे के लिए फ्यूचर होगी, प्रेजेंट भी हो सकती है। यानी कि हम कहें कि अगर एग्रीमेंट से पहले पहले शुरू में ही, यानी कि वो सारी मामला तय होने से पहले पहले हुआ है तो पास्ट, मौजूदा हालात में हुआ है तो प्रेजेंट, और फ्यूचर में मिलेगी। तो अगर एक बंदा आज आप किसी को एडवांस पेमेंट दे दोगे, ये एडवांस पेमेंट पकड़ो 10 दिन बाद मुझे डिलीवर कर देना फलाना चीज, आपने आज उसे पैसे दे दिए, बट आपको कंसिडरेशन जो मिलेगी वो फ्यूचर कंसिडरेशन। और इसी तरह से वो जिसने आपको चीज डिलीवर करनी थी 10 दिन बाद जब डिलीवर कर रहा होगा, को पूछेगा हाँ भाई तुम्हें क्या कंसिडरेशन मिल रही है, वो कहेगा मुझे कंसिडरेशन मिल चुकी है, मेरे पास मौजूद है पास्ट में। तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। बड़ी बेसिक बेसिक सी बातें और हम जबरदस्ती इसको टॉपिक बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ आई? एंड पे तो मैं आपको बता दूंगा हमने क्या पढ़ा। आप लोग बार बार ढूंढने की कोशिश करते हैं, खामखा परेशान होते हैं। वहां तो एक लाइन लिखी होनी है, यहाँ मैं उसके सारे मतलब के ऊपर बात कर रहा हूँ। जी जी, जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, थोड़ी सी पास्ट और ज्यादातर फ्यूचर, क्योंकि आपने कुछ पेमेंट कर दी है और ज्यादातर आप फ्यूचर में दे रहे हो। जी, ये जो बुकिंग होती है, बुकिंग दो तरह की होती है, एक होती है पैसे देके बुकिंग और एक होती है जस्ट बुकिंग। जो जस्ट बुकिंग है ना, वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक रिजर्वेशन करवाया है, वो कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ इन्विटेशन है। लेकिन अगर पैसे देके बुकिंग हुई हो तो जिसने पैसे आज दे दिए और फ्यूचर में उसको टिकट मिलेगा, इस बंदे को फ्यूचर में कंसिडरेशन मिल रही है, और टिकट देने वाली कंपनी उसको टिकट देते हुए ये सोचेगी कि मुझे तो पास्ट में
पैसे मिल चुके हैं। तो ये कंसिडरेशन आज भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि दोनों पार्टीज एक ही साथ कंसिडरेशन दे, हो सकता है एक कंसिडरेशन पहले दे दे और दूसरी पार्टी थोड़ा बाद में दे दे। जी ठीक है, एग्रीमेंट तब बनता है जब कंसिडरेशन तय हो जाए। देखिए, आपने कॉलेज को पैसे दिए, क्या कॉलेज ने उसी दिन सारी क्लासें पढ़ा दी? कॉलेज ने उसी दिन। तो एग्रीमेंट पे तय जरूर हो गया था कि ये जो आपको पढ़ाई मिलेगी वो इस वजह से है कि आप आज पैसे दे रहे हैं। फिर कॉलेज के अरेंजमेंट में तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स भी होती हैं, तो कंसिडरेशन का कुछ हिस्सा पास्ट में होता है, कुछ फ्यूचर में होता है। तो कंसिडरेशन किसी भी टोन में जा सकती है। डन सर, पेट्रोल की एग्जांपल कर लें, ये भी सही है जी। शरीफ आदमी को कंसिडरेशन नहीं मिल रही स्टूडेंट्स के साथ, जो ये वाला मामला है ना जी। अब ये डिपेंड करता है कि शरीफ आदमी को पैसे किस तरह से मिलते हैं। भाई आप लोगों से शुरू में ले लिए, हो सकता है हमें बाद में देते हो, ये भी तो गेम है। एक तरफ वाली पार्टी से एडवांस ले लिया, दूसरी तरफ वाली पार्टी को उधार कर लिया, दरमियान में पैसे इन्वेस्ट कर दिए। खैर अगेन ये प्रेजेंट है, मतलब मैं कॉलेज को सर्विसेज, कॉलेज के लिए किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करूं और कॉलेज मुझे साथ साथ सैलरी दे रहा है, तो तकरीबन प्रेजेंट है। मतलब हम कह लें कि 2829 दिन गुजरते हैं, मैं सर्विसेज देता हूं, जब टाइम खत्म होता है तो मुझे पैसे मिल जाते हैं, तो मुझे इनसे फ्यूचर में कंसिडरेशन मिलती है। इनको जिस वक्त ये पैसे दे रहे होते हैं, इनको पास्ट में मेरे से कंसिडरेशन मिली होती है। तो अगेन मतलब ये नॉर्मली जो सैलरी वाला अरेंजमेंट है, इसको हम तकरीबन प्रेजेंट काउंट करते हैं। एक्रूअल कैश बेसिस असल में पता नहीं, ये लोग अभी अकाउंटिंग नहीं ना इतनी पढ़ी हुई है, ठीक है, तो मैं इसलिए अकाउंटिंग के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करा इसके साथ। यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई। कंसिडरेशन के ऊपर कुछ और बातें। कंसिडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए। अब ढूंढते रहेंगे लोग लाइन में और लाइन नजर नहीं आएगी इसके ऊपर। कंसिडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कोई ना कोई अमाउंट होनी चाहिए। कंसिडरेशन जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। एक बंदे ने दूसरे से कहा तुम मेरी बाइक खरीद लो 50,000 में, ओके, बड़ा वैलिड सा कॉन्ट्रैक्ट है। एक बंदे ने दूसरे से कहा मेरी बाइक खरीद लो 0 रुपीज में, गलत है। कंसिडरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, एक ने दूसरे से कहा मेरी बाइक खरीद लो 5,000 में, ये भी ठीक है। क्या उसमें क्या चीज फिर से समझनी? ठीक है, समझा देते हैं, पहले ये पॉइंट पूरा तो हो जाए। कंसिडरेशन जीरो नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन की एक वैल्यू होनी चाहिए। ए ने बी से कहा अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दूं तो क्या तुम मुझे मुस्कुरा के देखोगे? अब मुस्कुरा के देखना कमर्शियली सेलेबल आइटम नहीं है, या ये एक कमर्शियली एक वैल्यू वाली चीज नहीं है। हाँ, हो सकता है उसकी मुस्कुराहट ही फॉर सेल हो। एक कंपनी ने किसी फनकार को पैसे दिए लाख रुपए और उसको कहा हमारे एड में आपने हमारी प्रोडक्ट पकड़ के मुस्कुरा के दिखाना है। अब मुस्कुराने की एक कमर्शियल वैल्यू है, आपकी मुस्कुराहट जो है ना, मतलब, तो आपको जब भी ये वाली बात जहन में आए तो आपने समझना है कि ये आपकी मुस्कुराहट का जिक्र हो रहा है। तो कंसिडरेशन की वैल्यू होनी चाहिए, जो भी एक्ट हो रहा हो, जो भी चीज डिलीवर हो रही हो, उसकी कोई ना कोई कमर्शियल वर्थ होनी चाहिए, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। कम ज्यादा हो सकती है, नॉट नेसेसरीली कि वो इक्वली हो वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। जरूरी नहीं है आपने कॉलेज को थोड़े से पैसे दिए और आपको इंतहाई गरा कदर तालीम मिल गई। ऐसे ही जैसे 5,000 रुपए देके 50,000 वाली मोटरसाइकिल ले लेना, लेकिन कॉलेज ने कहा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह शुक्र। कहने का मतलब है कंसिडरेशन अगर एक पार्टी दूसरे को 2 रुपए दे और दूसरी 2 लाख के एवज भी कोई चीज दे दे तो भी ओके है, अगर दोनों पार्टीज फ्री कॉन्सेंट से कैपेसिटी ऑफ पार्टी कंपिटेंस रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट करें। बात समझ आई? इसका मतलब है आप ये हमेशा बताएंगे कि कंसिडरेशन जीरो ना हो, कम हो सकती है, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, मुनासिब होना जरूरी नहीं है। वो लोग जो ढूंढ रहे थे कि मैं कहां से बोल रहा हूं, उनको हेडिंग भी समझ आ गई। कंसिडरेशन की एडिक्वेसी, कंसिडरेशन का मुनासिब होना जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी एक पार्टी को फायदा ज्यादा हो रहा हो और किसी एक को कम हो रहा हो,
कंसिडरेशन होनी चाहिए भले बहुत थोड़ी हो, जीरो नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ आई? ये बात समझ आ गई? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। ए ने बी से कहा अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूं तो क्या तुम चांद से तारे तोड़ के लाके दोगे? हो सके उसके लिए लाख रुपए देने की क्या जरूरत है? मुस्कुरा के देख लो, मैं चांद से तारे तोड़ के ला दूंगा। तो ये वर्ड अब इनिशियो हो गया, एक तरफ की मुस्कुराहट और एक तरफ चांद से तारे। तो एक तरफ कंसिडरेशन में वैल्यू कोई नहीं है और एक तरफ कंसिडरेशन रियल कोई। तो अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट आपके साथ करने लगे तो रोक देना। आप कहना मेरे टीचर ने बताया था ये वर्ड, ऐसा एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंसिडरेशन की वैल्यू भी होनी चाहिए और कंसिडरेशन रियल भी होनी चाहिए। अब चांद से तारे तो बड़ी कीमती चीज है, वैल्यू तो है, बट चांद से तारे तोड़ के ला के देने का जो एग्रीमेंट है ना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, ये रियल बात नहीं लग रही। क्लियर? तो कंसिडरेशन रियल हो, इमेजिनरी ना हो। तुम अगर मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं ख्वाबों में आके डराऊंगा। अब ये एक इमेजिनरी सी बात है, मतलब जो इमेजिनरी बात है वो कंसिडरेशन में नहीं होगी, जो रियल बात है वो होगी कंसिडरेशन। क्लियर? लॉफुल होनी चाहिए, इस पे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, इसके ऊपर तो हमने पोस्ट पब्लिक पॉलिसी और फलाना फलाना कितनी सारी बातें कर ली हैं। क्या ख्याल है? इसको इग्नोर करते हैं। समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, कंसिडरेशन वो हो जो प्रोमिसर ने ऑलरेडी वादा ना किया हुआ, ऑलरेडी वो बाउंड ना हो। इसकी एग्जांपल, एक बंदे के घर में आग लगी, उसने फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने आग बुझाई। जब आग बुझाई, इसने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, वो जाने लगे, उन्होंने कहा 1 मिनट, पैसे होता है कारोबारी जुबान में, पैसे। तो जिसका घर था उसने कहा केड़े पैसे। मतलब लाहौरी बिजनेस लैंग्वेज जो है ना, वो तकरीबन ऐसे ही काम करती है, मेरे पे है नहीं, केड़े पे है। अब अड़े का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल। तो वो जो मेरे पे है और केड़े पे है, उसने कहा क्यों, किस बात के पैसे? मुझे एक बात बताएं, क्या वो फायर ब्रिगेड वाला इस वक्त पैसे मांगने में हक बजानिब है? नहीं। क्यों नहीं है? उसकी तो ड्यूटी है आग बुझाना, उसको तो गवर्नमेंट पैसे दे रही है। मेरी ड्यूटी आपको पढ़ाना है, मुझे कॉलेज वाले पैसे दे रहे हैं। अब मैं एक लेक्चर पढ़ा के और उसके बाद को अभी मेरा नुमाइंदा आ रहा है, हर बंदा 100 रुपए निकाल के दे दे, तो आप कहेंगे केड़े पे है? टेक्निकली अगर मैं बाउंड हूं सर्विस देने के लिए, तो दिस इज नॉट दैट थिंग जो मैं एडिशनली आपके लिए कर रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। चलें सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। वो फायर ब्रिगेड वाले ने घर में आग लगी, इसने बुझा दी और एंड पे पैसे मांगे, उसने कहा जी मैं तो आपको पैसे नहीं दूंगा, ये तो आपकी ड्यूटी में आता है। वो जाने लगा, एकदम से उसको ख्याल आया इस बंदे को, उसने कहा यार वो ऊपर वो जो वो वाला कमरा है ना, वो जो कॉर्नर पे है, वहां मेरा आईफोन रखा हुआ है, वो तो जरा मुझे ला के दे दो। अब आईफोन बचा के ला के देना क्या उसकी ड्यूटी है? उसकी ड्यूटी आग बुझाना था, वो उसने आग बुझा दी। अब वो बिल्डिंग गिरने वाली हो रही है, कमरा खस्ता है, अब ये बंदा अगर अपनी जान पे खेल के अब इसको आईफोन ला के देगा, अब वो हक बजाने पे क्या उससे कहेगी जी ये मेरी ड्यूटी में नहीं आता था, मुझे पैसे दे। तो कंसिडरेशन वो चीज हो जो उसने आपकी फरमाइश पे आपके लिए की हो और उसकी अपनी ड्यूटी ना हो वो चीज। ये ऐसे ही है जैसे अगर आप कहीं किसी होटल में जाते हैं और एक बंदा बड़े अदब से आपकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है, उसकी ड्यूटी में वो चीज दरवाजा खोलना, आपको सलूट करना। आप अगर अपने तौर पर उसे पैसे दे दें, ये आपकी अच्छाई है, लेकिन वो ये हक नहीं रखता कि आपको अदालत ले जाए, मैंने इसके लिए इतने प्यार से दरवाजा खोला था और इसको मैंने 20 रुपए मांगे, उसने मुझे 20 रुपए नहीं दिए। तो कंसिडरेशन शुड बी समथिंग जो आपकी डिजायर पे हुआ है और वो बंदा ऑलरेडी बाउंड ना हो, समथिंग विद द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। क्योंकि अगर वो उसकी ऑलरेडी ड्यूटी है तो फिर वो उसको कोई जरूरत नहीं है कि हम उसको पैसे दें। तो मेरी ड्यूटी अगर पढ़ाना है तो आप एडिशनली मुझे पैसे नहीं देंगे, आपने कॉलेज को पैसे देती हैं। क्लियर? तो यहां तक हमें कंसिडरेशन की सारी बातें समझ आ रही हैं। क्या क्या पढ़ा है? कंसिडरेशन का मतलब है जो एक बंदे की तरफ से दूसरे को मुआवजा जाता है, इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों तरह से हो सकती है, इसकी ये रियल होनी चाहिए, इसकी वैल्यू एडिक्वेट ना हो बेशक, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए,
और ये कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो ऑलरेडी वो बंदा बाउंड ना हो, वो आपके कहने पे उसने अलग से किया हो, तो फिर ये कंसिडरेशन कहलाएगा। लॉ उन्हें पढ़ाया होता है, बस वो थोड़ा सा जरा सुस्ती दिखा देते हैं कभी कभी। ठीक है, भाई ने कहा हमारे दारों लॉ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम है जो हमारे दारों की ड्यूटी होती है। मतलब एक पुलिस वाले को पैसे देके काम करवाना कहीं से भी सही नहीं है अगर वो काम उसकी ड्यूटी में आता है तो। अगर पब्लिक पॉलिसी की अगेंस्ट वाली लिस्ट देखते हैं तो उसमें रिश्वत देना भी मना है, और हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली रिश्वत के बगैर बहुत सारे काम नहीं हो रहे होते। बहुत सारे इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़े बहुत कभी कभी काम हो जाता है। जी ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, वो जो लिखा है कीमत वाह जी वाह। भाई ने एक कॉन्ट्रैक्ट की बात की, उन्होंने कहा जी वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कहीं पे लिखा हुआ हो दिल बराए फरोख्त कीमत एक मुस्कुराहट, इसमें दोनों मसले हैं ना, कंसिडरेशन की वैल्यू भी कोई नहीं है, मुस्कुराहट, और दूसरी तरफ से दिल बराए फरोख्त, दिल का बिकना एक रियल बात है। हाँ, मरने के बाद जरूर बिक सकता है अगर दिल की ट्रांसप्लांटेशन का काम हो या कुछ और इस तरह से, लेकिन जीते जी एक बंदे का दिल दूसरे को बराए फरोख्त होना, ये फलसफियाना बातें हैं, ये किताबों में होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, 1872 में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। आए जरा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जहां तक मैं आपको लेके ही नहीं गया था, जिससे मैं भगा लाया था आपको। बस डेफिनेशन देखते हैं और आज के लेक्चर को तमाम करते हो। मैं जल्दी से नीचे जाऊं नीचे वाले भाइयों के पास। नीचे तो उस पर तबसरा है, इसको तो फिलहाल इग्नोर करें, डेफिनेशन देखते हैं। When at the desire of promiser, जब प्रोमिजर की डिजायर पे प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिजी या कोई और बंदा, आप समझ आता है ना, डिजायर भी समझ आता है, और प्रोमिजी या प्रोमिजी के अलावा कोई और बंदा, हु हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग, जिसने कुछ किया था या किसी काम करने से बाज रहा था, और डज और abstain फ्रॉम डूइंग, प्रेजेंट टेंस आ गया, और promise to do or to abstain from doing something, फ्यूचर आ गया। सच एक्ट या एब्सटेनेंस, वो काम करना या उस काम से बाज रहना, और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। उस प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन कहलाएगा जब एक बंदे के कहने पे दूसरे बंदे ने कुछ किया था या करने से बाज रहा था। हम किया था कर लेते हैं आसान में, कुछ किया था या करता है या वादा करता है कि करेगा, तो उसका वो एक्शन जो आपके वादे के रिटर्न में वो आपको करके दे रहा है, वो कंसिडरेशन है। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन में आपने उसको हू बहू उन्हीं अल्फाज में याद रखना है। नीचे तो सिर्फ तबसरा किया हुआ है उस पे जो ऊपर डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपके लिए जरूरी है। डन। तो आज हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है कंसिडरेशन की, और कंसिडरेशन के कुछ की पॉइंट्स पढ़े हैं। अगर मुझे हैंडआउट दिखाएं तो मैं आपको दिखा दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। पेज 19 है आपके पास हैंडआउट में, ऊपर बॉक्स के अंदर डेफिनेशन है, और कंसिडरेशन में भी ये नीचे 5-6 बुलेट्स दिए हुए हैं छोटे छोटे। इसके नीचे एक हेडिंग है एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, ये भी हमने पढ़ा। इसका मतलब है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन से ऊपर ऊपर ये आधा सफा आप लोग पढ़ के आ सकते हैं। नीचे एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को छोड़ के जो ऊपर ऊपर सारी बातें वो आप पढ़ के आ सकते हैं। अब ये कल इस टेबल के ऊपर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे ताकि ये चैप्टर फिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंच सके। ठीक है जी, मैं वो लाइव स्ट्रीमिंग वालों के पास आ रहा हूँ सवाल जवाब के लिए। जी शरीफ आदमी है, उनको कंसिडरेशन मिल रही है कॉलेज कॉलेज